हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म वेदिका कॉमर्स क्लासेस। आज इस क्लास के अंदर हम करेंगे फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स के बेसिक्स, वो सारे पॉइंट्स जहां पे 90% स्टूडेंट्स मिस्टेक करते ही करते हैं क्वेश्चन को समझने में। ऑल्दो सारी डिटेल क्वेश्चन के अंदर ही दी गई होती है, लेकिन फिर भी बच्चे कहीं ना कहीं समझने में मिस्टेक कर देते हैं। बच्चों को इन पॉइंट्स में हमेशा ही कंफ्यूजन होती है। एक न्यूमेरिकल करने से पहले उन बेसिक्स को हम समझ लेते हैं जहां पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, जहां पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और वो पॉइंट होते क्या हैं? वो पॉइंट है व्हेन टू फॉरफीट द शेयर। बच्चा यूजुअली कंफ्यूज होता है कि फॉरफीचर करना कब है। सेकेंड पॉइंट इज अमाउंट कितना रिकॉर्ड होगा। फॉरफीट हो रहा है शेयर, अब उस टाइम पे जो शेयर कैपिटल की एंट्री कर रहे हो तो वहां पे कितना अमाउंट रिकॉर्ड करना है। मोर देन 90% बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो क्या कॉन्सेप्ट है, क्या शॉर्टकट है, क्या चीजें हैं यहाँ पे जिससे कि हमारी मिस्टेक ना हो, इसके लिए इस क्लास को लास्ट तक देखना। देन अमाउंट टू बी यूज्ड फॉर री इशू। जब री इशू करेंगे इन फॉरफीटेड शेयर्स को तो उस टाइम पे हमें कितना पैसा यूज करना है। सारा पैसा यूज करना है या फिर उसका कुछ अमाउंट हमें यूज करना है। और अगर कुछ अमाउंट यूज करना है तो वो किस पे डिपेंड करेगा, वो कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे डिपेंड करेगा कि हमें कितना पैसा यूज करना है फाइनली री इशू के लिए। ठीक है, तो अब तक आपको समझ आ गया होगा। इस क्लास के अंदर हम फॉरफीचर के वो बेसिक्स करने जा रहे हैं जहां पे आप लोग मिस्टेक करते हो। ये क्लास आपकी 12th बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, आपके CUET, और जब भी आपको ये शेयर कैपिटल से रिलेटेड चैप्टर मिलेगा, ये चैप्टर और ये पॉइंट्स आपके लिए हमेशा ही यूजफुल रहेंगे, चाहे वो CA हो, चाहे वो आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन के सेमेस्टर्स एग्जाम हो। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बेटा जो हम करने जा रहे हैं उसका मीनिंग समझते हैं। फॉरफीचर का मीनिंग होता क्या है? फॉरफीचर बोल देते हैं, फॉरफीचर बोल देते हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, मीनिंग एक ही है। ठीक है, तो फॉरफीचर का मीनिंग क्या होता है? फॉरफीचर का मीनिंग है, सपोज एक केस से समझते हैं कि कंपनी ने कुछ शेयर्स इशू कर दिए हैं। अब उसमें से सपोज 10,000 शेयर्स जो है कंपनी ने इशू किए हैं। अब वो जो पैसा आएगा वो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स की फॉर्म में इंस्टॉलमेंट में आएगा। पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा, फिर अलॉटमेंट का पैसा आएगा और फिर जो है वो कॉल का पैसा आएगा। सपोज शेयर की वैल्यू जो थी वो 10 रुपए थी, तो 10 रुपए में से एप्लीकेशन पे 3 रुपए आ रहे हैं, अलॉटमेंट पे 3 रुपए आ रहे हैं और आपकी कॉल पे जो है 4 रुपए आ रहे हैं। इस तरह से समझते हैं। तो अब ऐसे केस में कुछ लोगों ने जो शेयर खरीदे थे उनमें से उन्होंने एप्लीकेशन का पैसा तो दे दिया, लेकिन पता चला अलॉटमेंट पे उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, कॉल का पैसा नहीं दिया। तो अब कंपनी कब तक वेट करेगी? कंपनी क्या करेगी? कंपनी उन शेयर्स को जिसकी पेमेंट नहीं हुई है, हमेशा याद रखना कि शेयर्स जो फॉरफीट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नॉन पेमेंट की वजह से होते हैं। शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं की है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की। अब फर्स्ट पेमेंट तो हो गई है ना, क्योंकि शेयर उसको दिया ही तब गया होगा जब उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा। वो तो अप्लाई तो पहले ही किया है ना। एप्लीकेशन के टाइम पे बैंक की एंट्री पहले होती है, याद है? इसका मतलब क्या होता है कि जब भी शेयर होल्डर शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है तो पहले पैसा दे रहा है, बाद में उसको शेयर्स दिए जाते हैं, है ना। तो ऐसे केस में वो एप्लीकेशन का पैसा तो दे चुका है, लेकिन पता चला जब उससे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट के नाम पे पैसा मांगा गया तो उसने कोई पेमेंट नहीं की। ठीक है, अब कई बार कंपनी क्या करती है, अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल का भी वेट कर लेती है, हो सकता है फर्स्ट कॉल पे दे दे, है ना। कई बार कंपनी के जो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल होती है तब तक वेट कर लेती है, तो वो ठीक है। और कई बार कंपनी क्या करती है, इमीडिएटली, जैसे अलॉटमेंट का पैसा तुमने नहीं दिया है तो इमीडिएटली आपके शेयर्स को कंपनी वापस छीन लेगी। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हुआ है ना, नॉन पेमेंट ऑफ अमाउंट की वजह से जो शेयर्स आपके पास था वो कंपनी ने वापस छीन लिया है, वापस ले लिया है। तो इस प्रोसेस को ही तो फॉरफीचर कहते हैं। समझ में आ गया?
फोरफीचर मतलब जो शेयर्स आपने खरीदा था उस शेयर्स की आपने इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन वाली पे कर दी थी, लेकिन उसके बाद आपने पेमेंट नहीं की, सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे बाउंस हो गया, थर्ड इंस्टॉलमेंट जिसको हमने कॉल का नाम दिया, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, वहां पे आपने बाउंस कर दिया। तो जब भी आपने बाउंस किया है उस टाइम पे कंपनी आपसे वो शेयर वापस छीन लेती है। तो इसी प्रोसेस को ही फोरफीचर ऑफ शेयर्स कहते हैं। ठीक है, अब फोरफीचर तो हो गया। अब फोरफीचर के टाइम पे आपने देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की, हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, 3 रुपए की पेमेंट कर रखी थी, एप्लीकेशन का पैसा दे रखा था, तो कंपनी क्या उसको वापस करेगी आपको? नहीं, कंपनी उसको वापस नहीं करेगी, वो कंपनी की अर्निंग बोली जाएगी। अब इतने टाइम से कंपनी आपके पीछे लग रही थी, पैसे दे दो भाई, अलॉटमेंट के पैसे दे दो, अलॉटमेंट के पैसे दे दो, आपको मल्टीपल रिमाइंडर्स दे रही थी, तो कंपनी उस पैसे को जो टोकन मनी की तरह एप्लीकेशन की फॉर्म में कंपनी तक पहुंचा है, उस पैसे को कंपनी कभी रिफंड नहीं करेगी। आप सिंपल सोचो, जैसे आप कहीं एडमिशन लेते हो और एक सेमेस्टर पढ़ के आप उस कोर्स को ड्रॉप कर देते हो, तो जो एडमिशन के टाइम पे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मनी गई थी या आपने अभी तक जो भी फीस पेमेंट की है, क्या वो कॉलेज आपको वापस करेगा? नहीं, वो कभी वापस नहीं होता। तो वो भी एक तरह का फोरफीचर ही है, आपके कोर्स का फोरफीचर है। तो फाइनली फोरफीचर का जो भी पैसा रहता है, जो भी आपकी तरफ से कंपनी के पास पैसे गए हुए थे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के, वो कंपनी कभी वापस नहीं करेगी, शेयर्स भी छीन लेगी और आपका पैसा भी आपको वापस नहीं करेगी। ठीक है, एंड दैट इज टोटली लीगल। यही प्रोसेस होता है। अब फोरफीचर के बाद री इशू ऑफ शेयर्स। अब कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए थे वो पैसे के लिए किए थे ना, कैपिटल इकट्ठी करने के लिए शेयर इशू किए थे ना पब्लिक को, कि पब्लिक जो है शेयर्स के नाम पे हमें पैसा देगी। अब कुछ लोगों ने शेयर्स के नाम पे पैसे दिए लेकिन आगे इंस्टॉलमेंट की पेमेंट वो नहीं कर पाए हैं, तो उनसे शेयर्स को छीन लिया गया है। तो अब ये शेयर्स जो उनसे छीन लिया गया है, उस शेयर को क्या कंपनी अपने पास रखेगी? ऐसे तो कंपनी को नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो कंपनी अब क्या करेगी? इन शेयर्स को दोबारा से इशू कर देगी किसी दूसरे बंदे को। सपोज ए से छीन लिए थे क्योंकि ए ने पेमेंट नहीं करी, तो शेयर्स हमने वापस ले लिए, कंपनी ने वापस ले लिए, और अब वो किसी बी पर्सन को एक डिफरेंट अमाउंट पे री इशू कर दिए गए। अब ये जो दोबारा से इशू किए गए हैं, बस इसी प्रोसेस को ही री इशू बोला जाता है। क्लियर बेटा? तो होपफुली ये दोनों ही टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे। फोरफीचर का मतलब है शेयर्स को छीन लेना, शेयर होल्डर से वापस छीन लेना क्योंकि उसने पेमेंट नहीं की थी, और री इशू का मतलब है कि ये जो छिने हुए शेयर्स हैं जिनको हमने कंपनी ने पब्लिक से छीन लिया है, उसको किसी दूसरे बंदे को, दूसरे पर्सन को दूसरे अमाउंट से री इशू कर दिया जाए। अब यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स आते हैं, कुछ कुछ अमाउंट आते हैं जिनको हम आगे आगे डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है बेटा? तो फर्स्ट पॉइंट हमारा जो है, फर्स्ट प्रॉब्लम जो आप फील करते हो इस टॉपिक में, वो है कि शेयर्स को कब छीना जाएगा। तो ये तो अभी डिस्कशन में हमारा कवर हुआ ना कि जब भी आप शेयर्स की पेमेंट करना रोक देते हो, शेयर होल्डर जब भी पेमेंट करना बंद कर देता है, उसी टाइम पे कंपनी फ्री है शेयर्स को छीन लेने के लिए। आपने सपोज एप्लीकेशन का पैसा दे दिया और अलॉटमेंट का नहीं दिया, तो कंपनी के पास राइट है कि अलॉटमेंट के जस्ट आफ्टर ही आपके शेयर को वापस छीन ले आपसे। आपको जो भी टाइम दिया शेयर की पेमेंट करने के लिए, अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए, वो आपने नहीं किया, तो कंपनी पूरी तरह से फ्री है कि वो आपके शेयर्स को छीन ले वापस। ठीक है? दूसरी तरफ कंपनी के पास ये भी ऑप्शन है कि कंपनी होल्ड कर दे। ठीक है, अलॉटमेंट पे नहीं दिया, हो सकता है कॉल पे अलॉटमेंट का और कॉल का दोनों का पैसा दे देगा। ठीक है, तो कंपनी वेट कर सकती है लास्ट तक। डन? तो ये आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा कि शेयर कब फोरफिएट किया जा रहा है। अब पॉइंट आता है कि आपको एंट्री कब करनी है। तो एंट्री कब करोगे? जब भी क्वेश्चन में शेयर फोरफिएट होगा उसी टाइम पे ही आपको एंट्री करनी है। जैसे अब शेयर में यहाँ पे अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दे दिया है और अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, तो ऐसे केस में कंपनी उसी टाइम पे इमीडिएटली शेयर को अगर फोरफिएट कर रही है
तो एप्लीकेशन की एंट्री आपने पहले की थी, देन आपने अलॉटमेंट की एंट्री की जिसके अंदर आपने कॉल्स इन अरियर दिखाया है। जैसे 3 रुपए के अगर एप्लीकेशन मनी थी तो 3 रुपए की एप्लीकेशन मनी आ गई है, और 3 रुपए की अलॉटमेंट मनी भी आनी थी। 3 रुपए की अलॉटमेंट मनी नहीं आई है तो आप 3 रुपए के अकॉर्डिंग जितने भी शेयर्स का पैसा नहीं आया है उनको कॉल्स इन अरियर के अंदर दिखाते हो। जानते हो ना कैसे दिखाते हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये वीडियो, ये पूरी प्लेलिस्ट इसी टॉपिक से रिलेटेड डाली गई है। आपके सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर होंगे, क्योंकि हम अपनी क्लासेस के अंदर हमेशा ही उन पॉइंट्स को रेज करते हैं जहाँ पे बच्चे को यूजुअली कंफ्यूजन होती है, यूजुअली मिस्टेक करता है, और वो सारे पॉइंट्स जो 12th बोर्ड्स और CUET और बाकी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम हमेशा ही रेज करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है और कंपनी अलॉटमेंट के बाद ही शेयर को फोरफिएट कर रही है, तो एप्लीकेशन की एंट्री होगी, अलॉटमेंट की एंट्री होगी जिसके अंदर आप कॉल्स इन अरियर दिखाओगे, और उसके बाद में फोरफीचर की एंट्री होगी। कॉल की एंट्री बाद में होगी, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, जो भी कॉल्स क्वेश्चन में दे रखी हैं उनकी एंट्रीज बाद में होंगी। पहले शेयर की फोरफीचर की एंट्री आएगी। समझ में आ गया? ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, कई बार कंपनी अलॉटमेंट के बाद शेयर को नहीं छीन रही है, वो फर्स्ट कॉल के बाद छीनेगी। अब फर्स्ट कॉल के बाद अगर बोला गया है और सेकंड कॉल भी क्वेश्चन के अंदर दी गई है, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री होने के बाद में पहले फोरफीचर की एंट्री होगी, बाद में सेकंड कॉल की एंट्री होगी। और अगर कंपनी ने उसको कॉल्स कंप्लीट होने तक शेयर को फोरफिएट नहीं किया है, तो फिर लास्ट में जाके पहले एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल सबकी एंट्री हो जाएगी, लास्ट में जाके शेयर के फोरफिएचर की एंट्री डाली जाएगी। ठीक है बेटा। अब उसके प्लेसिंग से ही डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट रिकॉर्ड किया जाएगा उसकी एंट्री में जब हम फोरफीचर की एंट्री डालेंगे। अब फोरफीचर की एंट्री होती क्या है, आप हमेशा लिखते हो ना, फोरफीचर की एंट्री आप लिखते हो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोरफिएटेड शेयर्स, फोरफिएटेड शेयर्स अकाउंट एंड टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। ये एंट्री आपकी डाली जाती है फोरफीचर के लिए। मान लेते हैं कि 100 शेयर्स हैं जो 10 रुपीज वाले थे, जिन पे 3 रुपीज एप्लीकेशन के टाइम पे, 3 रुपीज अलॉटमेंट के टाइम पे और 4 रुपीज कॉल के टाइम पे आना है। कंपनी ने जो भी शेयर्स इशू किए थे उनमें से 100 शेयर्स हैं जिनको फोरफिएट किया गया है। ठीक है, जिसमें से अभी तक सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा आया है और अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया है। अलॉटमेंट से बाउंस हो गया है। अब कंपनी क्या दिखाएगी, कंपनी एप्लीकेशन का तो पूरा पैसा आया था, अलॉटमेंट के टाइम पे 3 रुपीज के अकॉर्डिंग 100 शेयर्स का 300 रुपीज जो है कॉल्स इन अरियर में दिखा देगी। ठीक है। अब अगर कंपनी अलॉटमेंट के जस्ट बाद ही शेयर को फोरफिएट कर रही है, अलॉटमेंट के जस्ट बाद ही शेयर को फोरफिएट कर रही है, तो यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा, ये पॉइंट है जहां पे बच्चे यूजुअली मिस्टेक करते ही करते हैं। कितना अमाउंट आएगा, आपको ध्यान रखना है कि जहां पे जिस स्टेज पे शेयर को फोरफिएट किया जा रहा है उस लिमिट तक, उस स्टेज तक कितना पैसा आ जाना चाहिए था, उस पैसे को आप यहां रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, जैसे 100 शेयर्स का यहाँ पे कितना पैसा आ जाना चाहिए था, एप्लीकेशन के 3 रुपए आ जाने चाहिए थे, अलॉटमेंट के भी 3 रुपए आ जाने चाहिए थे, तो आपको यहाँ पे दिखाना है 100 शेयर्स का 6 रुपए के अकॉर्डिंग पैसा आ जाना चाहिए था। ये वो पॉइंट है जहां पे 90% से ज्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो फोरफिएचर वाले क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगी, और एग्जाम के अंदर 18 मार्क्स का फोरफिएचर वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब शेयर्स का जो भी क्वेश्चन आएगा वो बिना फोरफिएचर, बिना रीइशू वाला तो आएगा नहीं,
है ना। एक कंप्लीट क्वेश्चन आएगा तो सोचो 18 मार्क्स आपको वहां से स्कोर करने हैं, और वो कैसे होंगे, इन्हीं बेसिक्स के बेस पे ही होंगे। ठीक है, तो फाइनली अगर अलॉटमेंट के बाद शेयर फोरफीट हो रहा है तो अलॉटमेंट तक कितना पैसा आ जाना चाहिए था और कितने शेयर्स का आ जाना चाहिए था। यहाँ पे शेयर्स का नंबर हम वही लिखेंगे जितने शेयर्स को छीना जा रहा है, जितने शेयर्स को फोरफीट किया जा रहा है। ठीक है, अगर कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए थे, जैसे हमने एप्लीकेशन की एंट्री भी 10,000 शेयर्स की थी, अलॉटमेंट की एंट्री भी 10,000 शेयर्स की थी, तो यहाँ पे हमें 10,000 नहीं लिखना है। हम सारे शेयर्स को फोरफीट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उन शेयर्स को फोरफीट कर रहे हैं जिनका पैसा नहीं आया है। एग्जाम्पल में हम 100 शेयर्स मान के चल रहे हैं, तो हम उन सारे शेयर्स में से सिर्फ 100 शेयर्स को छीन रहे हैं, जिसका 3 रुपए एप्लीकेशन का आ गया था और 3 रुपए अलॉटमेंट का पेंडिंग था। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखोगे आप, जितने शेयर्स को छीना जा रहा है प्लस इस स्टेज तक जहां पे आके वो फोरफीट हो रहा है वहां तक कितना पैसा आ जाना चाहिए था। तो इसके अकॉर्डिंग 600 रुपीज आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे अगर अलॉटमेंट के बाद ही शेयर छीना जा रहा है तो। ठीक है, दूसरी तरफ अगर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अलॉटमेंट के बाद शेयर नहीं छिन रहा है, शेयर को फोरफीट किया जा रहा है फाइनल कॉल के बाद, 4 रुपए की कॉल भी होनी है, इसका मतलब है, और उसने जो पेमेंट करी है वो सिर्फ एप्लीकेशन की है, तो एप्लीकेशन का पैसा तो आ गया था, अलॉटमेंट पे कॉल इन अरियर हो गया 300 रुपए का, 100 शेयर थे 3 रुपए के अकॉर्डिंग आना था, नहीं आया, तो 300 रुपए का कॉल इन अरियर हो गया अलॉटमेंट के टाइम पे। उसके बाद में फिर फर्स्ट कॉल होगी, और फर्स्ट कॉल जब होगी तो उस टाइम पे भी 4 रुपए के अकॉर्डिंग 100 शेयर का पैसा नहीं आया है, इसको कॉल इन अरियर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे 400 रुपीज, 100 शेयर्स इंटू 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे उसके बाद में अगर फोरफीट होगा तो सोचो कितना पैसा आ जाना चाहिए था अब तक, 3 रुपए एप्लीकेशन के आ जाने चाहिए थे, 3 रुपए अलॉटमेंट के आ जाने चाहिए थे, और 4 रुपए कॉल के आ जाने चाहिए थे, है ना। तो फिर उस टाइम पे हम यहाँ पे 6 रुपए नहीं लिख देंगे, फिर हम यहाँ पे पूरे 10 रुपए लिखेंगे, और 10 रुपए के अकॉर्डिंग पूरा 1000 रुपए आ जाना चाहिए था। समझ आया। तो ये वो पॉइंट है बेटा जहां ज्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो आपको इस वैल्यू को बहुत ध्यान से लिखना है, बस है कुछ भी नहीं इसके अंदर, बस समझना है आपको कि कितने शेयर छीन रहे हो और किस स्टेज पे छीन रहे हो। जिस स्टेज पे छीन रहे हो, अलॉटमेंट के बाद, फर्स्ट कॉल के बाद, फाइनल कॉल के बाद, कब छीन रहे हो, तो उस टाइम पे, उस टाइम तक कितना पैसा आ जाना चाहिए था। जैसे हमने यहाँ पे किया था, अलॉटमेंट के बाद छीन रहे थे तो 6 रुपए आ जाना चाहिए था, तो हमने 6 रुपए लिखा था यहाँ पे। अब कॉल के बाद में, मतलब लास्ट में जाके हम छीन रहे हैं, तो लास्ट तक टोटल 10 रुपए आ जाने चाहिए थे, तो उसके अकॉर्डिंग तो फिर 1000 रुपए आ जाना चाहिए था। लेकिन आया कितना है, हम उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, आया कितना है, 100 शेयर्स का सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा आया है, मतलब कि सिर्फ 300 रुपए आए हैं। ठीक है, 1000 रुपए आ जाने चाहिए थे। फोरफीटेड शेयर अकाउंट के अंदर हम उस पैसे को लिखते हैं जो पैसा हमें मिल गया था। ए से छीने ना हमने शेयर, तो ए ने हमें इतने पैसे एप्लीकेशन के दे दिए थे, 100 शेयर उसके पास थे, 3 रुपए के हिसाब से उसने हमें 300 रुपीज, 300 रुपए दे दिए थे। ठीक है, तो जो उसने दिए थे वो तो हम छीन लेंगे ना। फोरफीचर का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है, जब्त कर लेना। तो जो पैसा उसने हमें दे रखा है उसको हम जब्त कर लेंगे, अब रिफंड नहीं करेंगे, देंगे नहीं हम उसको पैसा वापस। ठीक है, तो जो पैसा हमने उसका अपना जब्त कर लिया है उस पैसे को ही हम फोरफीटेड शेयर बोलते हैं। ठीक है, फोरफीटेड शेयर अकाउंट के अंदर उस पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और री इशू के टाइम पे जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम यूज कर लेंगे। डन। अब नेक्स्ट कॉल्स इन अरियर में कितना पैसा आएगा, कॉल्स इन अरियर के अंदर अब 1000 आना था, 300 ही आए हैं, तो बचे हुए 700 रुपए कॉल्स इन अरियर के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे भी, इस पॉइंट पे भी बच्चे आके कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे अलॉटमेंट लिखना है, टू अलॉटमेंट अकाउंट लिखना है, टू कॉल अकाउंट लिखना है, क्या लिखना है, ये जो पेंडिंग वाला पैसा था उसको किस नाम से लिखना है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, थोड़ा पैसा अलॉटमेंट का बच रहा था, थोड़ा पैसा कॉल का बच रहा था, है ना। 300 अलॉटमेंट के बच रहे थे, 400 कॉल्स के बच रहे थे, तो अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे डालो कॉल्स इन अरियर अकाउंट 700 रुपए। अब इस कॉल्स इन अरियर का मतलब है इसमें अलॉटमेंट का भी था, फर्स्ट कॉल का भी था, जो भी था सारा पैसा इसी के अंदर इंक्लूडेड है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप एंट्री लिखिए यहाँ पे कॉल्स इन अरियर अकाउंट 700, खत्म। ठीक है, डन। अब समझ में आया बेटा, अगर यहाँ पे 6 के अकॉर्डिंग पैसा आना होता, 600 रुपए आने होते, तो 300 रुपए तो हमारे पास आए हुए थे जो हमने फोरफीट कर लिए, और यहाँ पे कॉल्स इन अरियर में फिर 300 रुपए बचे हुए आ जाते। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो मेनली अब री इशू के लिए हमें इस पैसे को ध्यान में रखना है। ये री इशू वाला पैसा है, वो पैसा है जो ए ने हमें दिया था और हमने छीन लिया, फोरफीट कर लिया, या अपने पास रख लिया, या वापस नहीं किया, तो ये पैसा अब हमारा है, कंपनी का। अब जब हम इस शेयर को किसी दूसरे को री इशू करेंगे, दूसरे को देंगे ना, ए से वापस छीन लिया, बी को देंगे। अब जब बी को देंगे तो कितने पैसे में देंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहीं पे आता है कि कितना अमाउंट री इशू के टाइम पे इसमें से यूज होगा। तो कितना अमाउंट यूज होगा यहाँ पे आपके पास, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। क्वेश्चन कह रहा है पूरे 100 शेयर जो हमने फोरफीट किए थे, वो 100 शेयर्स जो हैं हमने री इशू कर दिए और फुली पेमेंट पे कर दिए, फुली पेड अप। बेटा यहाँ पे एक वर्ड आता है फुली पेड अप, है ना, तो वहां पे आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अगर वो री इशू हो रहा है, सपोज हम यहाँ पे केसेस पढ़ रहे हैं कि 100 शेयर्स आपके री इशू हो रहे हैं, री इशूड एट फुली पेड अप। इसका मीनिंग क्या है? 100 शेयर्स री इशू किए जा रहे हैं फुली पेड अप के अकॉर्डिंग। तो फुली पेड अप का मतलब है ये शेयर 10 रुपए का था ना, तो इसकी फुली पेड अप पेमेंट वैल्यू जो है वो 10 रुपए ही मानी जाएगी। तो 100 शेयर जो है वो 10 रुपए के अकॉर्डिंग री इशू कर दिए गए हैं, तो 10 ही तो उसकी वैल्यू थी, और पूरे 10 रुपए हमें कहाँ से मिल गए? बी से मिल गए हैं, है ना। एंट्री क्या करते हो री इशू की? री इशू की एंट्री होती है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आपको मेनली यहाँ पे फोकस करना है। क्वेश्चन में बोला गया है फुली पेड अप, तो फुली पेड अप का मतलब है 100 शेयर्स का 10 रुपए के अकॉर्डिंग हिसाब देना है, रिकॉर्ड करना है 10 रुपए के अकॉर्डिंग। अब वहां से री इशू के टाइम पे मिल कितना रहा है? फुली पेड अप मिल रहा है, मतलब कि पूरे 10 रुपए मिल रहे हैं। तो जब पूरे 10 रुपए 100 शेयर के आपको यहाँ पे मिल गए, तो इस पैसे को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। अगर कम मिले होते तो हम यहाँ पे इसको यूज करते। क्लियर हुआ? जैसे 100 शेयर फुली पेड अप बोला जा रहा है, 100 शेयर्स जो हैं वो 10 रुपीज फुली पेड अप के अकॉर्डिंग इशू हुए हैं, तो वो उसका मीनिंग है कि पूरा पैसा आपको रिसीव हुआ है, और ये जो पैसा आपने फोरफीट कर रखा था उसमें से कुछ भी पैसा यहाँ एडजस्ट करने की जरूरत आपको नहीं पड़ी। क्लियर? ठीक है। अब सेकंड केस ऐसा भी हो सकता था कि 100 शेयर्स इशू किए हैं, री इशू किए हैं एट 9 रुपीज फुली पेड अप। ठीक है, फुली पेड अप। इस तरह से करके आपको सेंटेंस दिया जाएगा। फुली पेड अप का हिसाब देना है, मतलब कि शेयर कैपिटल का कैलकुलेशन जो है वो 10 रुपए के अकॉर्डिंग, फुल पेमेंट के अकॉर्डिंग दिखानी है। तो फुल पेमेंट 10 रुपए था, तो इसके अकॉर्डिंग 1000 रुपीज का हिसाब देना है तुम्हें यहाँ पे। अब लेकिन जो री इशू कर रहे हो वो 9 रुपीज का हो रहा है, मतलब कि जो बी को आप शेयर बेच रहे हो ना, दोबारा से जो शेयर सेल कर रहे हो, उसने आपको सिर्फ 9 ही रुपए दिए एक शेयर के,
मतलब कि 100 शेयर्स के 900 रुपीज दिए हैं। तो ऐसे केस में 100 शेयर्स के सिर्फ 9 रुपए ही आपको वहां से मिले हैं। तो इसका मतलब तो आपके पास हुआ कितना है, 900 रुपए ही आए हैं। जबकि आपको कैलकुलेशन करनी है, हिसाब देना है 1000 रुपए का 10 रुपए के अकॉर्डिंग। तो बेटा यहाँ पे आप फोरफिएटेड शेयर्स अकाउंट का पैसा यूज करोगे। ठीक है, कितना पैसा यूज करना है, 1000 रुपए रिकॉर्ड करने हैं, 900 वहां से आ चुके हैं, तो बस 100 ही रुपए तो कम पड़ रहे हैं। तो 100 रुपए को आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर दोगे। 1 रुपए है ना, 1 रुपए का ही तो डेफिशिएंसी आ रही है। तो 1 रुपए के हिसाब से 100 शेयर के लिए 100 रुपए ये वाले यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब कैपिटल रिजर्व में अब यहाँ पे कितने बचे, 300 में से 100 तो यहाँ यूज हो गए, तो यहाँ पे कितने बचे अब 200 ना। तो बचे हुए 200 अमाउंट को आप कैपिटल रिजर्व के नाम से इस पैसे को रिकॉर्ड कर देते हो। मतलब बचे हुए फोरफिएटेड पैसे को आप कैपिटल रिजर्व के अंदर भेज देते हो। इससे पहले जब फुली पेड अप हुआ था और दूसरे बंदे ने, बी ने हमें पूरे 10 रुपए दे दिए थे, हमें जब यहाँ पैसा एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, तब यहाँ पे पूरा का पूरा 300 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया गया था। यही अगर आपसे बोला जाता है कि आप जो है सारे शेयर इशू नहीं कर रहे हो, बल्कि आप सपोज 80 शेयर्स इशू कर रहे हो, या हम मान के चलते हैं 50 शेयर्स आप री इशू कर रहे हो, ठीक है, और ये 50 शेयर्स आप सपोज आप 9 रुपीज के अकॉर्डिंग फुली पेड अप यहाँ पे इशू कर रहे हो। ये डिफरेंट केसेस हैं बेटा जो री इशू के टाइम पे आपको मिलते हैं। तो अगर आप 50 शेयर री इशू कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा, ये जो पैसा था ना, ये 300, ये 100 शेयर्स का था। क्लियर हो गया। तो जब आप री इशू करोगे तो इस पूरे 300 को यूज नहीं कर सकते हो, फिर आप उतना पैसा यूज करोगे जितना इन शेयर्स के हिस्से में आएगा। जैसे कि वो 300 रुपीज हैं, 300 रुपीज 100 शेयर्स के लिए थे, तो 50 शेयर्स के हिस्से में कितना आएगा, 150 रुपीज, है ना। आप देखो 300 रुपीज आपको 100 शेयर के बदले में मिले थे, तो इसका मतलब आपके पास 3 रुपए पर शेयर हो गया। 50 शेयर्स आप इशू कर रहे हो 3 रुपए के अकॉर्डिंग, 150 रुपीज। ठीक है, तो 150 रुपीज आपके फोरफिएटेड शेयर अकाउंट के अंदर माने जाएंगे, और बचे हुए 150 रुपए कहाँ गए उसका कोई हिसाब नहीं देना है। हिसाब आपको सिर्फ उतने पैसे का देना है जितना आपने री इशू के केस में रिसीव किया। जितना पैसा उन री इशूड शेयर के हिस्से में आएगा जो आप अब री इशू कर रहे हो। 100 शेयर फोरफिट किए थे, लेकिन री इशू आप सिर्फ 50 कर रहे हो, तो 300 में से सिर्फ 50 शेयर्स के हिस्से के पैसे को आगे यूज किया जाएगा। सपोज अब हम इसको करके देख लेते हैं कि अगर ये जो शेयर है ये 50 होता, अगर हम यहाँ पे 50 शेयर्स इशू कर रहे होते तो 50 के अकॉर्डिंग हमारे पास कितना पैसा आया है, 450, और हमें कैलकुलेशन कितने की देनी है, 50 शेयर का 10 रुपए के हिसाब से 500 रुपए यहाँ पे आने थे। तो कितने पैसे की डेफिशिएंसी पड़ रही है, 50 रुपए की ना। तो ये 50 रुपए जो है फिर यहां से नहीं, यहां से रिकॉर्ड होंगे। 150 में से 50 रुपए यहां एडजस्ट हो जाएंगे और बचे हुए 100 रुपए कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे। यही पॉइंट्स होते हैं जहां पे आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हो। ठीक है, क्लियर। तो होपफुली इससे रिलेटेड पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी है आज के क्विज की। आपको हमें बताना है कि अगर ये शेयर, ये 100 शेयर्स 10 रुपीज के बदले 11 रुपीज में सेल होते फुली पेड अप पे, तो कितनी वैल्यू हमारी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगी।
इस तरह के क्वेश्चंस आपके MCQ के अंदर आते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? 100 शेयर्स री इशू कर रहे हो, 11 रुपीज के अकॉर्डिंग कर रहे हो, फुली पेड अप पे, तो फाइनली आपको बताना है कि कैपिटल रिजर्व के अंदर कितना पैसा आएगा। होपफुली ये सिचुएशंस आपको समझ आई होंगी। फॉर मोर कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।